आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप सभी का वेलकम है इस नए वीडियो में। ठीक है, और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके घर वाले भी अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज नेक्स्ट जो नया टॉपिक है हमारा लिक्विड सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बताऊँ कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, अगर तुम जानो कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट तुम ये जान लो कि क्या क्या जानना है हमें, तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे कैसे चैप्टर ये चलेगा। फर्स्ट इसमें चलना है कंसंट्रेशन टर्म, बेटा चलेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है बेटा। सेकंड जो चलेगा आपका बेटा वो है आपका वेपर प्रेशर। क्या चलेगा? वेपर प्रेशर, जो सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? आपका वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, देन हम अब क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो सारा यहाँ पर डिस्कशन होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे बोलो? सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, और भी सब टॉपिक आते रहेंगे इसके बीच में, तो ये मेन है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक चीजें तो आप 11th में पढ़े ही होंगे। कंसंट्रेशन टर्म तो जरूर आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो आज जो लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है सॉल्यूशन, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इट इज हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज अ होमोजीनियस, समझ के चलना है, ये लाइन समझ के चलना है। होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more components, समझ में आ रही बात? in which individual components, समझना बात को, components, yes, lose their identity, ठीक है ना, and बोलो, cannot, क्या हो गया? cannot be, क्या नहीं कर सकते? separate, cannot be separated in pure form, क्या बोल रहा हूं? in pure form, ठीक है, जिस फॉर्म से वो आया था उस फॉर्म में हम इसको ले नहीं जा सकते हैं। इन प्योर फॉर्म, क्या बोलो? इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। It is a homogeneous mixture of two or more components in which individual components lose their identity and cannot be separated in pure form by simple method. ठीक है, इसको हम लोग सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने प्योर फॉर्म में वापस नहीं जा सकता है किसी सिंपल इजिली मेथड से। प्लस में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, ऑफकोर्स लूज करते हैं, तभी तो वो सोल्यूशन कहलाएंगे या ट्रू सोल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर है बात? अब समझते हैं इसमें बात को हम लोग जरा, ये हटा दो। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली जो बात है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो मैं लिखता हूँ। एक्चुअली ट्रू सोल्यूशन किसे कहते हैं? जो पूरी तरह मिक्स हो जाए इन ईच अदर, की आपको पता ही नहीं चले कि इसमें मान लो कि चीनी, शुगर और आप वाटर लो, उसको मिक्स कर दो एकदम। ठीक है, एकदम पूरी तरह मिक्स करो, तो क्या तुम अलग कर सकते हो कि कहाँ पे चीनी
है और कहाँ पे पानी है, नहीं ना, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा यूनिफॉर्म है। तुम एक कहीं से भी अगर उसको आधा गिलास इसमें डालो, आधा गिलास इसमें डालो, एक गिलास में तुमने घोल बनाया चीनी और किसका, पानी का, तो तब में सोल्यूशन तैयार हो गया। सिंपल वाटर थोड़ी सोल्यूशन है। इस वाटर में जब हम शुगर मिलाएंगे तभी आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन। और ये यूनिफॉर्म तब कहलाएगा जब इसको हम पूरी तरह मिक्स कर दें, और अगर जब हम इसका कितने बार भी टेस्ट लें तो ये टेस्ट क्या होना चाहिए, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम टेस्ट हमें नजर आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा। या इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सोल्यूशन भी हम बोलेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। अब समझते हैं जरा यहाँ पे, समझो। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है, अगर हम इसे मिक्स करें, ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ दो ही, मान लो कि मैं दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अब उस दो कंपोनेंट में सॉल्यूशन के उस दो कंपोनेंट में अब कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट, क्योंकि इन द सॉल्यूशन दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक क्या होता है बेटा, बोलो, एक होता है आपका सॉल्वेंट। इन द सॉल्यूशन देयर विल बी टू पार्ट्स, एक सॉल्यूट और एक आपका क्या, सॉल्वेंट। अब तुम इसमें कैसे बताओगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट, तो तुम बोल दोगे कि हाँ सर, जो ज्यादा मात्रा में होगा, मैंने पढ़ा 11th में, जो ज्यादा मात्रा में होगा तो वो सर आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कम मात्रा में होगा, मतलब कम अमाउंट में होगा, वो सॉल्यूट कहलाएगा, जो मोर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। चलिए, ये बात तो मैं आपकी मान गया, ठीक है। तो जरा ये बताइए, यहाँ पे H2O है प्लस C2H5OH है, ठीक है, H2O है प्लस C2H5OH है, ठीक है। अब इन दोनों में आपका बताना है, ठीक है, कि मान लीजिए ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ठीक है, ये 1 मोल है और ये 9 मोल है, ठीक है, समझो। तो इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट, ये आप क्लियरली बता सकते हैं क्या, ठीक है। और प्रोडक्ट भी आपका लिक्विड बन रहा है। चलो एक और लेते हैं। अगर मान लो कि यहां पे समझना है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, प्रोडक्ट लिक्विड बन रहा है, ठीक है, इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, क्या ये हम बता सकते हैं? हाँ, अगर हमें रूल पता है तो हम बता सकते हैं। अगर हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है और रूल पता है कि कैसे डिटेक्ट करते हैं, अगर हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि ये कितना ग्राम है, ये कितना ग्राम है, तो मैं अगर मान लो कि ये x ग्राम है, ठीक है, और ये 10x ग्राम है, तब तो मैं बता दूंगा कि सर ये ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट है और ये कम है तो ये क्या है सर, सॉल्यूट है कि नहीं। बट अगर ये ग्राम ना दिया रहे, ये ग्राम्स ना दिए रहे, ये ग्राम्स ना दिए रहे, ठीक है, तब मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो उसी को हमें जानना है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको दो रूल को आपको ध्यान रखना है। ये मैं हटा दूं, सॉल्यूशन इफ देयर इज टू कंपोनेंट्स, बात करें तो एक सॉल्यूट हो सकता है और एक सॉल्वेंट हो सकता है कि नहीं। तो चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 1। इसमें मैं बात कर रहा हूं रूल 1 की, ठीक है। अगर रूल 1 की मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हाउ टू, हेडिंग डाल लेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड क्या बेटा, सॉल्वेंट। ये मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो रूल 1, ठीक है, देखना यहां पे, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, प्रोडक्ट आपका लिक्विड बना है, तो मैं ना जैसे मुझे पता करना होना कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो मैं सीधे प्रोडक्ट की तरफ यहां पे जाऊंगा। जो जैसा प्रोडक्ट हमें मिला, यहां पे किस टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, लिक्विड टाइप का, तो जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, टाइप पे डिपेंड करता है, जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो इसका मतलब है कि ज्यादा मात्रा में है और वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसी टाइप का मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ज्यादा मात्रा में कौन होता है, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब लिक्विड अगर बन रहा है तो ये जो है ये मेरा क्या हुआ, सॉल्वेंट। इधर से हटा दूं, ये तो मेरा प्रोडक्ट है।
ठीक है, समझ में आया? ज्यादा मात्रा होने के कारण, इसका ज्यादा अमाउंट होने के कारण जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है या जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो लिक्विड फॉर्म में ही मिला है। और ये क्या हुआ, सॉलिड क्या हुआ, सॉल्यूट हो गया पहला रूल के अनुसार। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ग्लूकोज जो मैं बोलता हूं वो तुम्हें लिखना है, समझ आ रहा है? जो भी समझा रहा हूं उस पॉइंट को तुम्हें जरूर लिखना है, समझो, क्योंकि हर पॉइंट लिखा नहीं जा सकता है। जो बोला जा रहा है वो भी एक पॉइंट है, तो आपको पॉज करके उसको लिख लेना है कि सर ने क्या बोला है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ग्लूकोज प्लस H2O, मान लो ये ग्लूकोज मैंने सॉलिड फॉर्म में दिया है और ये H2O लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सॉल्यूशन एक तैयार हो रहा है और मैं उसको लिख रहा हूँ कि ये लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब है ना कि क्लियर हो गया ना कि यहाँ जो सर H2O है सर, वो हम बोल देंगे सर कि ये सॉल्वेंट है, और जो ग्लूकोज है वो सर मैं बोल दूंगा कि सॉल्यूट है सर। यहाँ पे आपने समझा चुके हैं, है कि नहीं? क्लियर है बात? चलो, समझ में आ रही बात? अब चलिए रूल 2 देखते हैं बेटा, ठीक है ना? एकदम सीख लेना है, ठीक है ना? चलिए रूल 2 की बात करते हैं, ठीक है? रूल 2 अब समझो, इससे क्वेश्चन आ चुका है, आप या तो जेईई मेन बोले या नीट बोले, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। एट इट इज क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था, कोई चेंज नहीं था, सिर्फ यहां पे मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, ठीक है? बस समझाने के लिए, समझना है। मान लो कि मैंने लिया लिक्विड प्लस लिक्विड गिव्स आउट लिक्विड। सर अब ये तो चक्कर हो गया सर, यहां तो सर ये लोग ये भी ए भी, मान लो कि ये ए भी लिक्विड है, एक बी कंपाउंड लिया वो भी लिक्विड है, प्रोडक्ट मेरा सोल्यूशन का वो भी क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। सर यहाँ पे तो चक्कर हो गया सर, मैं कैसे बताऊं सर? वहां तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता कि देख रहा था कि क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, लिक्विड मिल रहा था सर, तो उसको मैं सॉल्वेंट बोल रहा था। अगर सर सॉलिड मिलता तो सॉलिड की मात्रा में ज़्यादा मान के उसको मैं सॉल्वेंट बोल देता, बट यहाँ पर तो सर गड़बड़ है, यहाँ पर तो तीनों लिक्विड है, मैं कैसे बोलूँगा? बोलेंगे हम कैसे, हम यहाँ पे देखेंगे अमाउंट, वहाँ पे हम अमाउंट नहीं देख रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अमाउंट। जो मोर अमाउंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, समझ में आ रही बात? और जो लेस अमाउंट होगा, जो लेस अमाउंट होगा वो क्या होगा, बोलो, सॉल्यूट होगा। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रही बात? जैसे अगर मैं लिखूं एग्जांपल एक लेता हूं, चलो मान लो कि 1 मोल मैंने, समझो 1 मोल वाटर लिया, इथाइल अल्कोहल, समझ सकते हैं, इथाइल अल्कोहल मैंने लिया, ये मान लो मैंने 9 मोल लिया, और ये मुझे कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं P, ठीक है, सॉल्यूशन है, लिक्विड है, ये भी, तो ये दोनों भी लिक्विड है, अरे H2O भी लिक्विड है और इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है। तो H2O 1 मोल है और इथाइल अल्कोहल 9 मोल है, तो इसका मतलब जो इथाइल अल्कोहल है मेरा वो क्या है बेटा, बोलो, जो इथाइल अल्कोहल है वो क्या होगा, सबको विजिबल है, जो इथाइल अल्कोहल होगा वो क्या होगा बेटा, बोलो, वो सॉल्वेंट होगा, और जो ये H2O होगा वो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो कम है। अरे क्लियर है ना बात? चलो, अगर बेटा कहीं पे ये बोल दे, मान लो कि ठीक है, यहाँ ये 2 रूल तो सर हमें याद रहेंगे, चलिए अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि दोनों मोल बराबर आ जाए, मान लो ऐसा हो जाए, समझो कि ये भी 5 मोल हो जाए, H2O भी, समझना, H2O भी कितना दे दिया, ये रूल 3rd तुम समझ लो और इसको ध्यान रखना, ठीक है? मान लो कि ये 5 मोल हो जाए H2O भी, और इथाइल अल्कोहल भी अपना 5 मोल ही ले लें, और P सॉल्यूशन लिक्विड एक प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है? तो सर यहां पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पे सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? अब तो सर मोल भी सेम हो गया सर, और सर सॉल्यूशन भी लिक्विड ही है सर तीनों, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई? अब तो सर मैं फंस गया, सर आपने बताया नहीं था। अरे मेरे बच्चों,
प्यारे बच्चों, आपने 11th पढ़ा है तो 11th में ही आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है फिर भी तो मैं तुम्हें ट्रिक देता हूँ, उससे तो तुम पक्का बना ले जाओगे। कुछ नहीं, मोल दिया है ना, वाटर का मोल दिया है, तो अगर मैं वेट निकालूँ वाटर का तो क्या हो जाएगा, 18 × 5, 18 × 5 वाटर का वेट, और वेट ऑफ C2H5OH कितना होगा बोलो, 46 आई थिंक, या तो 5 × क्या 46। अब देख लेंगे कि इन दोनों में वेट किसका ज्यादा है। जिसका वेट ज्यादा होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा बोलो, सॉल्वेंट, और जिसका वेट कम होगा बेटा वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। नहीं समझ में आया बेटा, समझ में आ रही बात है तो क्लियर है ना। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये तीनों टाइप मैंने बता दिया, 2 टाइप आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर 2 टाइप हम बोले, जो रूल 1 रूल 2 है, बहुत सारे टीचर बोल देंगे, बता देंगे, ठीक है, बट ये जो रूल है ना ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे, फंसना नहीं है, हमारे बच्चों को फंसना नहीं है, सारा क्वेश्चन लगा देना है। चलिए तो मैं हटा दूं, समझ में आ गया होगा यहाँ पे। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करते वो हमने जान लिया, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं आगे, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो ट्रू सॉल्यूशन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या बेटा, ट्रू सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट इट इज होमोजीनियस, फर्स्ट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए बेटा। सेकंड क्या होना चाहिए बोलो, होमोजीनियस तो हो गया है कि नहीं। अब सेकंड पॉइंट, सॉल्यूट कैन नॉट बी, ध्यान देना, सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड, ये वर्ड ध्यान रखना, सेपरेटेड बाय क्या, टाइट्रेशन। मतलब टाइट्रेशन मेथड आप पढ़ेंगे, मोल 2 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे टाइट्रेशन, तो सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय टाइट्रेशन, मतलब सॉल्यूट को किसी भी अदर मेथड से हम सॉल्वेंट से या सॉल्यूशन से अलग ना कर सकें। थर्ड पॉइंट आपका, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका प्रॉपर्टीज लाइक, ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज लाइक क्या लिख रहा हूं मैं, डेंसिटी, कॉमा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, थोड़ा वहां पे छोटा लिख दूंगा क्योंकि जगह कम था, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन रिलेटिव, क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव, रिलेटिव अमाउंट ऑफ, अमाउंट, एक मिनट यहां पर लिख दूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड क्या बोल रहा हूं, सॉल्वेंट, ध्यान देना, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो हम लोग देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसको हटा दूं अच्छे से थोड़ा, यस। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ क्या आपका सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यू नो बहुत टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। जो मेन टाइप है जो हमें जानना है, अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक्वस एंड, पहला लिखा मैंने नॉन एक्वस, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस का मतलब क्या हुआ बेटा, वाटर कंटेंट, नॉन एक्वस का मतलब जहाँ पे वाटर मतलब सॉल्यूशन में नहीं है वो नॉन एक्वस हुआ, है कि नहीं। जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट में नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, इसलिए ये क्या है, एक्वस का है। और जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट के रूप में नहीं है वो क्या कहलाया है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं आपका बोल रहा हूँ एथरल सॉल्यूशन,
जहाँ पे ईथर को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एथरल क्या सॉल्यूशन, एथरल सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन। देन आया अमलगम भी एक होता है ना, तो एक हम और लिख देते हैं अमलगम, है ना, अमलगम, ठीक है, अमलगम्स ये होगा, अमलगम्स, है ना, अमलगम्स। ये सारे सॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कंसंट्रेशन टर्म से, है कि नहीं, मेन यही स्टार्ट करना है, वो है आपका कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हम 11th में भी पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा अलग वे में मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे आपको रिकैप भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज है पूरा, बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसको रिकैप करना ही पड़ेगा और इसे समझना ही पड़ेगा। मैं इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, उसका रीजन है, उसका रीजन है एक टर्म है सिर्फ वॉल्यूम रिलेटेड, एक टर्म है वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। एक टर्म है, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं, वॉल्यूम रिलेटेड, एक टर्म है वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, एक टर्म है वॉल्यूम रिलेटेड, और एक टर्म मैं लिख रहा हूं मास रिलेटेड। जो ग्रुप बी है वो मास रिलेटेड है, ठीक है, एक मास रिलेटेड और एक वॉल्यूम रिलेटेड। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसको पहला इसमें टाइप लिखूं तो मैं लिखूंगा परसेंट बाई वॉल्यूम, दूसरा लिखूं, समझना है सबको, परसेंट वेट बाई, आप पढ़े होंगे परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये सब आपको आता होगा, है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मोलारिटी, मोलारिटी देखो, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो मास रिलेटेड चीज है ना, जो मास रिलेटेड चीजें हैं वो टेम्परेचर क्या होती है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? अरे कैसे मास, मैं खड़ा हूँ, चलो इस रूम में अगर मान लो कि एसी चल रहा है, ठीक है, या तुम क्लासरूम में हो या घर में एसी चलाए हुए हो, तो क्या एसी चलने से मेरे में वजन में फर्क आ जाएगा? अगर मेरा 80 kg वजन है अभी और मैं एसी चलाया तो क्या 85 kg हो जाएगा? नहीं ना, हाँ थोड़ा सा कूल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर थोड़ा कूलनेस आ जाएगी, बट मेरे मास में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मेरे मास में कोई फर्क नहीं आने वाला है, बट टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से वॉल्यूम में तो फर्क आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा? मैं लिख दूं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये सारे क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट में आ गए, और वो सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। अगर यहाँ पे भी लिख दूं, मैं यहाँ पे पहला लिख दूं तो क्या होगा, बोलो परसेंट बाई मास, फिर अगर सेकेंड लिखूं तो मोल फ्रैक्शन, सेकेंड लिख दूं तो वो है आपका मोल फ्रैक्शन, थर्ड लिख दूं तो वो है क्या आपका, बोलो मोलालिटी, पढ़ा होगा आपने मोलालिटी, है कि नहीं बेटा? चलो बाकी मोल सेकेंड में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नॉर्मलिटी, तो आपने अगर आपको पढ़ाया गया होगा स्टाइकोमेट्री पूरा, तो आप नॉर्मलिटी भी जानते होंगे, नहीं पढ़ाया गया होगा तो ये मोल 2 में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और ये फोर्थ यहाँ पे जो आएगा वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, जिसको ppm भी बोलते हैं, ये भी आपका मोल 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो मेनली जो हम जानते हैं अभी फिलहाल मोल 1 से जो हम पढ़ के आए हैं 11th में, ये 3 और ये 3, 6 हम जानते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक सबको? तो चलो हम पहला डिस्कशन करेंगे ग्रुप ए।
ये सबको समझ में आ गया? देखो मैं थोड़ा अलग तरीके से तुम्हें समझा दिया हूँ कि तुम्हें इजी वे में चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। चलो इस पे भी क्वेश्चन आता है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये सब आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। चलो अब ग्रुप ए जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या था ग्रुप ए में? चलो ग्रुप ए फर्स्ट क्या था? परसेंट, क्या था बोलो? परसेंट बाय वॉल्यूम, या इसको हम बोलते हैं परसेंट V बाई V। ये तुम पढ़े होगे, समझ में आ रहा है? तो यहां पे तुम जरा समझो, यहां पे जरा तुम्हें समझना है, ठीक है, कि यहां पे जो हम यहां पे ये जो चीज लिखे हैं परसेंट V बाई V, ये किसके रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं कि परसेंट बाई वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या बताना चाह रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ क्या बताना चाह रहे हैं हम? सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ क्या बताना चाह रहे हैं? कंसंट्रेशन। बट किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के नहीं। हम किसके रिस्पेक्ट में बताना चाह रहे हैं? ये किसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला दिया गया है? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में दिया गया है, सॉल्वेंट के नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हम बताएंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बताना है हमें। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात यहाँ पे? क्योंकि एग्जाम्पल से लो, समझो कि वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस क्या है? शुगर। अरे समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? सॉल्यूट है। ये क्या है? सॉल्यूट है। इसी पे डिपेंड कर रहा है ना कि सॉल्यूशन कितना तैयार होगा। अरे कितना मीठा बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसी पे तो डिपेंड करेगा ना बेटा, है कि नहीं? सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? शुगर पे डिपेंड तो कर रहा है ना। अगर शुगर ही नहीं रहेगा तो क्या वाटर सिर्फ सॉल्यूशन बना लेगा क्या? तो तुम ये भी बोलोगे कि सर अगर वाटर ना रहे तो क्या शुगर मैं समझ सकता हूं, बट ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक, ये तो रहना ही है। बट क्या शुगर नहीं रहे तो क्या ये सॉल्यूशन तैयार होगा? तो सारी इफिशियंसी इस सॉल्यूशन की, हर चीज वो किस पे डिपेंड कर रही है? कहीं ना कहीं शुगर पे, जो कि क्या है? सॉल्यूट है। तो याद रखना, जो चीज, ध्यान रखना, जो चीज कम रहेगा इन द सॉल्यूशन वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, और जो चीज ज्यादा रहेगा वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब सॉल्यूट ऊपर और सॉल्यूशन नीचे लिखाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है ना। तो अगर इसका मैं डिफिनेशन लिख दूं, तो क्या लिख सकता हूं? अगर क्लियर हो गया हो तुम्हारे मन में तो क्या तुम बोल सकते हो? इट इज डिफाइंड, क्या बोल सकते हो? इट इज डिफाइंड एज किसका? वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट। कितना में? 100% है तो 100, तो सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ क्या बेटा? बोलो, सॉल्यूशन की बात हो रही है। अरे क्लियर है ना? यहां से समझो ना, परसेंट बाय वॉल्यूम। मैंने बोला कि सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को कौन डिफाइन कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है सॉल्यूट, है कि नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कौन डिफाइन कर रहा है? वो है आपका सॉल्यूट, उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूंगा तो हम क्या लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही तो परसेंट बाय वॉल्यूम है। कितना इजी है, अगर खुद से तुम डिफिनेशन दे सकते हो, है कि नहीं? तो अगर मैं इसको रब कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? बोलो, यहाँ पे फार्मूला क्या लिखूंगा? बोलो। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि परसेंट V बाई V इक्वल टू क्या लिखूंगा? बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी ना बोला कि जो कम होगा वो ऊपर, जो ज्यादा होगा वो नीचे। तो यहां भी देख लो, मैंने बोला कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्यूट ऊपर चला गया क्योंकि वो कम मात्रा में सॉल्यूट तो होता ही है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला हुआ। जरा समझते हैं, एक एग्जांपल से हम जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर तुम यहाँ पे समझो, एक एग्जांपल लिया है मैंने
मान लो कि 30% V/V लिखा हुआ है, यूरिया ऑफ क्या सॉल्यूशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, अगर मैं हिंदी में लिख दूं, इसको शुद्ध हिंदी में लिख लूं तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सर 30 ml ऑफ क्या है सर, यूरिया है सर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देख लो हिंदी में लिख दिया एकदम प्योर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 30 ml ऑफ यूरिया है भी लिख देता हूं, है सर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml ऑफ यूरिया है सर, है कि नहीं? क्योंकि सर जो बाकी बचा है ये तो सॉल्यूट है सर, ये तो सॉल्यूट है, बाकी क्या बच गया सर, तो मैं समझूंगा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो है आपका क्या सर, वाटर है सर, 70 ml। क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर है सबको? तो चलो, क्या हम ये जानते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक पढ़ी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है? तो वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है? क्या सब कोई बता सकता है मुझे वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है? ये बताओ मुझे पहले, वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? वॉल्यूम कैसा है? इंटेंसिव वो होता है जो मास पे डिपेंड ना करे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझो, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, चलो समझना, पानी है, मैंने पिया, ठीक है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ क्या वाटर का? 100 डिग्री से कम हो गया। अगर पानी कम हुआ इस बोतल से तो क्या अब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा? तो तुम बोलोगे नहीं सर। तो क्या कम हुआ? वॉल्यूम तो कम हुआ ना, वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो कैसा है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, उसको ऐड कर सकते हैं, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है उसको हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। ये जान लीजिए आप, ये थर्मोडायनेमिक्स से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना? ये आप क्लियर रखिए बात को। तो क्या मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, तो एडिटिव है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूट। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, है कि नहीं बेटा? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें, ठीक है? रुको 1 मिनट, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये लिखो। एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को जरा देखना, ठीक है? ग्रुप ए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, % V/V, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आया और क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। हाउ मेनी, लग रहा होगा ना कि मोल कंसेप्ट सर पढ़ा रहे, नहीं, जो चीज़ें ज़रूरत है यहाँ पे वही पढ़ाएंगे हम, ठीक है? आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि मोल हर जगह यूज होगा। हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी, ठीक है, added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V/V ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट, ठीक है? ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% V/V ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? आपको ये बताना है कि कितना ml इथेनॉल
ऐड किया जाए 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है, कि हमारा जो सोल्यूशन कंटेनिंग है वो आपका 80% V/V ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप बताना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन है आपका क्लास टेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे 11th में, इस क्वेश्चन को मुझे बना के आप आंसर कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से ही हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। आपका याद रखना है कि जो भी आपको नेक्स्ट कमिंग क्लास में भी आपका कंसंट्रेशन टर्म चलेगा, ठीक है। आज हमने स्टार्ट किया है लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, आपको बेसिक बातें मैंने समझाई है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म आज से मैंने स्टार्ट किया है, उसमें जितने कंसंट्रेशन टर्म है सब पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबका डिफिनेशन, सबका फार्मूला और इंटरचेंज, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में जाने का कैसे होता है इंटरचेंज, वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूज है इन द लिक्विड सोल्यूशन। तो 1-2 लेक्चर हमारा ये चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर में घुस जाएंगे। तो ये हमारा बेस है, बेस बनना चाहिए हर टॉपिक का, तो इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि बेस जरूरी है और आपको ये सब आना चाहिए। जैसे ही आप ये क्वेश्चन मुझे बना के इन द कमेंट बॉक्स में आप नाम के साथ कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपका क्लियर है कि नहीं, ठीक है, आपका लेवल मैं चेक कर लूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए।